नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज़िंदगी के रंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे मसले पर कहानी लेकर आए हैं जो कि आज के बदलते परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। अगर इस पर समय रहते कुछ ना किया गया तो शायद माँ बाप और बच्चों के बीच में जो मधुर रिश्ता सदियों से चला आ रहा है उसमें कहीं दरार आने के बाद और बिल्कुल ही अलगाव पैदा हो जाएगा। माँ बाप के लिए बच्चों के मायने कुछ नहीं रहेंगे और बच्चों के लिए माँ बाप के मायने कुछ नहीं रहेंगे। एक माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं, लेकिन उन्हें बुढ़ापे में या अकेलेपन में अगर बच्चों की ज़रूरत होती है या तो वे उन्हें आंख दिखाने लगते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर उनसे उनकी सेवा करने का पैसा वसूलते हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है और घृणित कार्य है। लेकिन इस बदलते परिवेश में शायद ही कोई कुछ कर पाए, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो यह बिल्कुल असंभव भी नहीं है। बच्चे अपनी जवानी में अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए ये क्यों नहीं सोचते, उन्हें ऐसा क्यों नहीं महसूस होता कि जहाँ वे उनके माँ बाप आज खड़े हुए हैं, कल वहाँ उन्हें भी खड़ा होना है और उनकी देखा देखी उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता किसी के दिमाग में इस कहानी को सुनकर ही बदलाव आ जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। उत्तर प्रदेश का एक साफ सुथरा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो कि आर्मी में सेवारत थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। उनका नाम रामलाल था। रामलाल अपने मिलिट्री की नौकरी में बहुत ही एक खुश मिजाज आदमी थे और बड़ी ही मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों के लिए पैसा जुटाया था। वो और उनकी पत्नी गांव में बड़े ही खुशी खुशी रहा करते थे। रामलाल और श्यामलाल दो भाई थे। पहले उनका परिवार इकट्ठा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, फिर बच्चे हुए, तो वो दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रामलाल के 5 बेटियां हुई, श्यामलाल के 2 बेटे हुए और रामलाल ने अपनी 5 बेटियों को बहुत ही प्यार से पाला पोसा और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। जब वे शादी के लायक हो गई तो उनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। श्यामलाल के दोनों बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो देवरानी जेठानी उनमें दोनों में नहीं बनती थी। उनमें आपस में कभी किसी भी बात को लेकर खिटपिट होती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है। जब भाई बड़े हो जाएं, उनका परिवार बढ़ने लगे तो वो दोनों अलग अलग हो ही जाते हैं। अब रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था और उन्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन उनकी 5 बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश थी। 2 बेटियों का ससुराल तो उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन जिनका आना जाना रामलाल के यहाँ लगा ही रहता था और बाकी 3 बेटियों का ससुराल थोड़ा दूर था। उनका मायके में आने का साल में एक ही बार प्रोग्राम बनता था। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे। रामलाल और उनकी पत्नी सुभद्रा अपना जीवन यापन बड़ी अच्छे से कर रहे थे। रामलाल को इतनी पेंशन मिल जाती थी जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था, लेकिन उनकी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। परंतु एक दिन अचानक कुछ काम करते करते उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि किस्मत और वक्त के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता।
रामलाल की पत्नी का सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया। रामलाल के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट गया और इस बुढ़ापे में रामलाल बिल्कुल अकेले रह गए। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी। कहने लगी कि इस भरे पूरे संसार में अब रामलाल अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका कौन ध्यान रखेगा। पांचों बेटियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद यह फैसला किया कि जो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, उसने कहा कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम कर देते हैं, जिससे उनके पिता को घर और उनके खाने पीने की सब बातों का वह ध्यान रखेगी। सभी लोगों ने उसकी बात को सहमति दे दी और 2-4 दिनों के अंदर ही रामलाल के लिए घर के काम करने के लिए एक बाई का इंतजाम कर दिया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गई। उनकी अपनी गृहस्थी थी। वे आखिर कब तक अपने पिता के पास रहती। अब रामलाल बिल्कुल घर में अकेले रह गए। यहाँ तक कि उनसे बात करने वाला, उनका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं था। वे अकेलेपन से बड़े परेशान हो रहे थे। लेकिन रिश्तेदार जो उनसे मिलने के लिए आते थे, वो आते, कुछ टाइम रुकते और फिर चले जाते। लेकिन अब बूढ़े रामलाल का समय व्यतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका समय इतना खराब चल रहा था कि कोई उनके पास ही नहीं आता था। रामलाल भी अब अपनी परिस्थितियों से बड़े ऊब गए थे और कटे कटे रहने लगे थे। उन्होंने बाहर भी आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी के जाने के बाद उन्हें इतना सदमा लगा था कि अब ना तो किसी से बात करने का उनका मन होता था और ना ही वो कहीं जाना पसंद करते थे। बस कभी कभार किसी का अगर फ़ोन आ जाता तो उस पर बात कर लिया करते। रामलाल के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि वह अपनी दुनिया में मस्त हैं, बहुत खुश हैं। पर वह बात अलग थी कि उनकी पत्नी के दुख ने उन्हें तोड़ दिया था और रामलाल काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसी परेशानी के चलते चलते उनकी तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत ख़राब रहने लगी थी। रामलाल के बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं था। अकेला इंसान सुनसान घर में कब तक रह सकता है। कोई तो हो जो सुख दुख की पूछे या कोई बात करे बैठकर, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। वह अपने बीते दिनों को याद करते रहते और मन ही मन घुटते जा रहे थे। रामलाल की बेटियों को जब उनके बीमार होने की खबर मिली तो पांचों बेटियां अपने पिता से मिलने, उनकी खैर खबर पूछने के लिए घर पर आई। उन्हें देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस समस्या का हल कैसे निकालें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी का ख्याल था। कोई भी हमेशा के लिए अपने पिता के पास नहीं रह सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सबने बैठकर बहुत विचार विमर्श किया। आखिर में पांचों बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुँचे कि अब जो उनके पिता हैं, रामलाल को हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा। उनके इस घर को बेच दिया जाएगा, जिस पैसे से उनकी देखभाल हो जाएगी। और उनके लिए गए फैसले में उनकी बेटियों के पतियों ने भी अपनी सहमति मिला दी। सभी को यही फैसला अच्छा लगा। सभी ने कहा कि पापा की भलाई अब इसी में है कि वह हम सबके साथ रहें, जिससे वह भी खुश रहेंगे और हम भी बेफिक्र रहेंगे, और खुश रहने की वजह से वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात रामलाल को बताई गई तो यह बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि इन्होंने इस घर में अपना बचपन और अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी, अच्छे बुरे दिन देखे थे और बड़ी मेहनत के पैसे से इस घर को बनाया था।
इसके घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर सबकी सहमति से लिए गए फैसले को मानने के अलावा अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था। मजबूरी में वही करना पड़ा जो उनके बेटी और दामाद ने कहा। बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, कम से कम मेरे साथ कोई बैठने वाला, बात करने वाला तो होगा। रामलाल का जो अपना वर्षों पुराना घर जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, उसे बहुत ही जल्दी आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने उस घर को बेचने की हामी भरी थी। उस घर को बेचने के बाद रामलाल की सबसे बड़ी बेटी ने, जो रामलाल को अपने साथ चलने को कह रही थी, अपनी बड़ी बेटी के साथ जाने के लिए वो खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर था और उन्हें देखने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए वह जाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने अपने शहर को छोड़ा, गांव को छोड़ा, और घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद रामलाल अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी के यहाँ जाने वाले थे, और ऐसे ही करके एक एक करके हर बेटियों का नंबर आ रहा था। एक एक बेटी का नंबर उसके पैदा होने के हिसाब से आने वाला था। बाकी बचे 2 महीने वे अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। कोई भी ज़्यादा दिन रखने के लिए अपने पिता को तैयार नहीं था। रामलाल खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ मथुरा रहने चले गए। वहाँ पर पहुँच करके बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से रामलाल का स्वागत किया। उनके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके गले से लिपट गए और उनके आने में खुशी जाहिर की। रामलाल जी उनके इस तरह से किए गए स्वागत से और उनका अपनापन और प्यार को देखकर बहुत खुश हुए। वह मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर मन परेशान करने से तो यहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है। उन्हें बेटी के घर में एक अलग से कमरा दे दिया गया और उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को सजा दिया गया। कमरे में अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। रामलाल जी भी अपनी बेटी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। मन ही मन उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए और मन ही मन सोचने लगे कि चलो आज भी कम से कम इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को तो फिक्र है, उसे भी प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई है। तो रामलाल का अपनी बेटी के घर में उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन से लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। रामलाल जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी के कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों के चलते अब रामलाल जी खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फ़ोन आता रहता था और वे सभी से अपने बड़ी बेटी के घर में खुश रहने की बातें किया करते थे। अब रामलाल जी को वहाँ रहते रहते 1 महीना गुजर चुका था और 2 महीने का समय कैसे पंख लगाकर निकल गया पता ही नहीं लगा। अब दूसरे नंबर वाली बेटी की बारी थी। उन्होंने मन ही मन अपना घर, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी की याद उन्हें सताती थी। वह किसी को कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन वहाँ उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब उनकी बेटी के बच्चे रामलाल के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा उन्होंने शुरू में किया था, और ना ही उसके पति रामलाल की इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, जब रामलाल अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उनकी बेटी उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पाठ खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। उसे देखकर रामलाल को थोड़ा सा अजीब लगा कि आज इसे कहाँ से इस बूढ़े की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया है, क्योंकि रामलाल के बहुत बुलाने पर भी उनकी बेटी उनके पास नहीं आती थी, कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसे मुझसे कोई काम होगा। उन्होंने फटाफट अपना काम ख़त्म किया और अपनी बेटी का अपने कमरे में आने का कारण पूछा।
उनकी बेटी ने मीठी मीठी बातें करना शुरू किया तो रामलाल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि बेटा सीधे मुद्दे पर आओ। तब उसने कहा कि जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि उसकी बातें रामलाल समझ रहे थे कि वह कुछ कहना चाह रही है, लेकिन अपने पिता से कहते हुए उसे झिझक लग रही है। लेकिन रामलाल के द्वारा सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ऐसा कहते ही बेटी ने झट से कहा कि पिताजी, अनिल जो कि उसका पति है, वो कह रहे थे कि बाबूजी को आप किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल यह कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी सी ज़्यादा आमदनी होने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया है। ऐसा कहते ही रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा और उन्हें बड़ा ही शौक लगा, क्योंकि रामलाल जी अच्छे से जानते थे उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जा सके। वह चुपचाप बैठे हुए बेटी की सारी बातें सुनते रहे। न जाने वह क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन उनका दिमाग तो एकदम सुन्न हो गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके उन्होंने बेटी से बिना कुछ बात किए तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा। उन्हें पता था कि वह उनसे कमरे में रहने का किराया चाहते हैं। तब बेटी ने भी एक झटके में ही कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। बहुत देर तक रामलाल जी अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखें नम किए जा रहे थे, खुद ही अपने आंसू पोंछे जा रहे थे। अपनी आंखों और अपने कानों पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी सगी बेटी उनसे यह सब बोल रही है। वह बैठे हुए सोचने लगे कि वह सब प्यार, वह सब अपनापन, वह सब मान सम्मान इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए ही उन्होंने प्रपंच रचा था। वह सोचने लगे कि अगर वह मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे मना कर देता। आखिर वह मेरी बेटी है। वैसे भी बेटियों को घर माँ बाप का मरते दम तक पानी भी नहीं पीते, तो क्या मैं उसका ये सब कुछ रख लेता, उसके साथ दुगना देता। इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांग कर तो बेटी ने रामलाल का बहुत ही दिल दुखाया। क्या यही दिन दिखाने के लिए वह अपने पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आई थी? यह सब बातें रामलाल के दिमाग में घूम रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत ही याद आ रही थी। वह यह सोचते सोचते जोर जोर से रोने लगे और जैसे तैसे आज रामलाल जी को बेटी के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। अब दूसरी बेटी की बारी थी, लेकिन बड़ी बेटी की तरफ से उनका मन बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। इस घर में 2 महीने किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से उन्हें लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर तो कभी कोई मजबूरी बताकर, कभी बच्चों के नाम पर बाबूजी को इस घर में पूरी तरह से एक एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। रामलाल को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था, इस घर में उनकी बेटी के पिता की हैसियत से नहीं बल्कि एक किराएदार की तरह से रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को वहां से ले जाने के लिए कहा। उनको फ़ोन करते ही उनकी बेटी और उसके पति उन्हें लेने के लिए बड़ी बेटी के घर पहुंच गए। अब बड़ी बेटी के वहां रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब नंबर के हिसाब से भी दूसरे नंबर वाली बेटी की बारी थी। इसीलिए रामलाल भी बेटी के साथ जाने के लिए खुश खुश तैयार हो गए। वे सोच रहे थे कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर मैं रहूँगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से भी मिलना होगा, क्योंकि दूसरे नंबर वाली बेटी का ससुराल वहाँ गांव के पास में ही था और उन्हें उनकी बेटी बहुत ही प्यार से अपने पिता को अपने घर ले गई। घर पहुँचते उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का बड़े प्यार से स्वागत किया। उसकी बेटी के 2 लड़के थे और रामलाल के घर पहुँचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने पर बहुत खुश थे। उनकी बेटी ने भी रामलाल को एक अलग से कमरा दिया।
कमरे में उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया था। उनकी ज़रूरत का एक एक सामान उनके कमरे में था और वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला ही था। रामलाल ने सब उसी तरह से उन चीज़ों को और इंतजामों को देखा जो बड़ी बेटी के घर पे उन्हें दिया गया था, लेकिन वे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। रामलाल ने बड़े ही दबे स्वर में अपनी बेटी से कमरे का किराया पूछा, लेकिन उनकी बेटी ने एकदम तपाक से जवाब दिया कि पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपको किराया ही देना है तो आप कहीं और भी रह सकते हैं। अब आप अपनी बेटी के घर में खाने पीने का और रहने का पैसा देंगे? ये तो बड़ी शर्म की बात है। आप कोई मेरे लिए गैर नहीं हो। आप यहाँ पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए। और वह कहने लगी, आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे लूँगी? तो क्या बेटी अपने माँ बाप के उनके यहाँ रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उनकी इस बात को सुनकर रामलाल जी थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होता बेटा, मेरे साथ तो एक बेटी ने ऐसा कर दिया है। बेटी, उसको दूसरे नंबर वाली बेटी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रामलाल से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। रामलाल ने जो कुछ भी उनके साथ घटा था, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के घर में सहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी दूसरे वाली बेटी को बता दिया। उन्होंने किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया और किस तरह से उन्होंने उस घर में 2 महीने बिताए। लेकिन उनकी छोटी बेटी को यह सब सुनकर विश्वास नहीं आ रहा था। फिर उसने अपना मन बनाया कि वह अपनी दीदी से बात करेगी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया और कहा कि ये बेकार की बातों को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पिता की बात को मानकर वह वहीं पर चुप होकर बैठ गई और बातों को वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया। अब वो अपनी दूसरी बेटी के घर में बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। अपनी बेटी के घर पर उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे रामलाल, जो अपनी बड़ी बेटी के घर में बिताई पुरानी कड़वी बातें थी, वो सब धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। अपनी दूसरी बेटी के घर पर भी उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले थे। बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। उनके घर पर रामलाल जी का दिल तो बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहाँ से जाना तो था ही, क्योंकि सभी बेटियों ने 2-2 महीने की रखने की जिम्मेदारी ली थी और उनको इसी हिसाब से बांट रखा था। तो उनकी बेटी ने उन्हें घर जाने के 2 दिन पहले ही अपने पिता के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की और उनके साथ खूब सारा समय बिताया। ऐसा करने से रामलाल जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत सारे आशीर्वाद दिए और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद उनकी बेटी का पति आया और जहाँ दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे, दामाद के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उन्होंने उसकी बेटी के हाथ में पकड़ा दी। बेटी ने वह डायरी लेकर रामलाल को पढ़ने के लिए दे दी। रामलाल जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर अपने दामाद से पूछा, बेटा इसमें क्या है, उन्हें क्यों दी गई है ये? तो यह डायरी है किसकी? तब बेटी ने अपने पिता को उससे पढ़ने के लिए कहा। रामलाल ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक कर उसे पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अपनी बेटी और दामाद को देखते। डायरी को पढ़ते हुए एकदम जड़वत हो गए थे। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद, इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस डायरी में रामलाल जी पर अब जब से वो आए थे और अब तक का सारा किया हुआ खर्चे का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था।
उस डायरी में उनके कमरे की साजो सज्जा, उनके कमरे की बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने पर किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या अन्य व्हीकल का टिकट खर्चा, फल सब्जी अनाज दवाओं और ना जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक का हिसाब लिखा हुआ था। रामलाल जी कब कहाँ उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिखा हुआ था। यह सब पढ़कर रामलाल जी के दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को मैंने मकान बिकते ही सब कुछ पैसा इनमें बांट दिया। अब इन सबको बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। अपनी खाल तो मैं नहीं बेच सकता। अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। रामलाल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, मैं तो समझ रहा था कि यह सब प्यार अपनापन इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। यह सब बाप के लिए नहीं, उसके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे में धक्के नहीं खाने पड़ते। बेटी ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि पिताजी, इसमें रोने वाली क्या बात है। जब आप दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वही मांगा है जो आप पर मैंने खर्चा किया है। आप दीदी का घर भर रहे थे तब आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने ज़रा सा मांग लिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, अगर उसमें से आप थोड़ा सा हमें दे देंगे तो आप कौन सा गरीब हो जाएंगे। अपनी बेटी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर रामलाल को झटका सा लगा। वह सोचने लगे, कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेटी के मन में इतना जहर है। रामलाल अब कुछ भी समझने और समझाने की स्थिति में नहीं थे। बेटी ने फिर कहा, पिताजी, मुझे पता है आपने कब कब और क्या क्या दीदी को दिया है। उनके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, दीदी को सोने की अंगूठी बनवा कर दी। मुझे देने में आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। रामलाल जी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। अब वो सोचने लगे और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन में एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। यह सब बातें बोलकर और रामलाल के हाथ में चेक पकड़ाकर बेटी और दामाद कमरे से बाहर चले गए। रामलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहे थे कि वो मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई। अगर वह नहीं जाती तो मैं और वो दोनों हम मिलकर अपना बुढ़ापा काट लेते। और मुझसे दूसरी बहुत बड़ी गलती यह भी हुई कि जो इन सब के कहने से मैंने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया। रामलाल जी का मन अब सभी लड़कियों से हट गया था। वह अब किसी के पास भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे किसी को भी अपने पिता की फिक्र नहीं है और ना ही ज़रूरत है। सभी को अपने बाप के पैसे दिखाई दे रहे हैं। सभी की आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका बूढ़ा बाप जिए या मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। रामलाल सोच रहे थे कि अपनी बड़ी बेटी के घर धोखा खाने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया था। वह अपनी छोटी बेटी के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी। वह तो किसी दबाव में आकर उसने यह सब किया होगा, पर आज दूसरी बेटी ने तो उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उनकी बड़ी बेटी ने तो जो किया सो किया, लेकिन इसने तो दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। हालात का सांप के मुंह में छछूंदर वाला काम हो गया, जो ना तो वो निगल ही पा रहे थे और ना ही उसे उगल पा रहे थे। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वह क्या करें, कहाँ जाएं। वह सोचने लगी, अब तो यह जीवन किसी भी काम का नहीं है। उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वह आज बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये वह सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। अब रामलाल को बेटी के घर में रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे और उनकी जो उससे छोटी बेटी थी उसके यहाँ जाने का नंबर था। तभी उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन कर दिया था। फ़ोन करते ही रामलाल की तीसरे नंबर की बेटी और उसके पति दूसरे ही दिन सुबह सुबह
रामलाल को लेने के लिए उनके तीसरे नंबर वाली बेटी और दामाद वहां पहुंच गए, लेकिन वह अब उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनकी मजबूरी यह थी कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। उन्होंने बड़े ही बेमन से अपनी बेटी के साथ जाने के लिए हामी भर दी। वह अच्छे से जानते थे कि उनकी कोई सी भी बेटी को उनसे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें की नज़र अपने बाप की 22,000 रुपये पेंशन हर महीने जो आती थी उसी की ज़रूरत थी। उसी के लिए सब बेटियां दिखावा कर रही थी और उन्हें कमाने का ये सबसे आसान रास्ता दिखाई दे रहा था। उनके दिमाग में जो बात चल रही थी, सब कुछ जानकर भी वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। वह अपने तीसरे नंबर की बेटी के घर रहने के लिए अपना सामान लेकर तैयार हो गए। वह गुड़गांव में रहती थी। कुछ घंटों का सफ़र तय करके गुड़गांव पहुंच गए। रामलाल जी ने मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह वह अपनी उस बेटी के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी रामलाल जी को बाथरूम अटैच्ड वाला कमरा दिया गया, सभी साज सुविधाओं के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा दी गई, वो था उनका नौकर। नौकर का नाम रमेश था, जो रामलाल जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि रामलाल जी यह भली भांति जानते थे कि उसकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी, पर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें यह तसल्ली थी कि कम से कम उनके पास बैठने वाला, बात करने वाला कोई तो होगा। रामलाल जी अपना मन मारकर वहां रहने के लिए तैयार हो गए। रामलाल जी के कुछ दिन तो बेटी के घर पर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे और उन पर पड़ा हुआ नकाब हटने लगा। शुरू शुरू में तो नौकर उनके साथ रहता, उनसे बातें करता, कभी कभार घर से बाहर टहलने के लिए जाते तो वह भी उनके साथ ही रहता। रामलाल भी नौकर को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कम से कम इस घर में उनके साथ तो कोई दुख साझा कर ही सकता है। लेकिन बेटी और दामाद ने धीरे धीरे करके नौकर को उनसे अलग कर दिया। अब रामलाल जी के साथ काम कम करता था और उनके घर के काम ज़्यादा किया करता था। रामलाल जी के पास तो वह अब सिर्फ नाम के लिए दिखता था। वैसे भी रामलाल जी यह तो पहले से ही जानते थे कि एक दिन ऐसा तो ज़रूर आएगा उनके यहाँ पर रहते हुए, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाएं वही ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन रामलाल जी ने नौकर को अपने पास बुलाया। वह उनके पास कमरे में आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामलाल जी ने पूछा कि तुम अब बिल्कुल भी मेरे पास क्यों नहीं आते हो? इतने दिन साथ बिताने के कारण उन्हें उस नौकर से लगाव जैसा हो गया था, तो वह उसके साथ अपने सारे दुख सुख बांटने लगे थे। पर नौकर के इस व्यवहार के कारण तो बहुत ही निराशा हुई उन्हें। वो कहते हुए रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले की तरह ज़्यादा बात नहीं करता था। कम से कम वह नौकर ही था जो उनके पास, जिससे वह बात कर लेते थे। पर उसने भी अब तो पल्ला झाड़ लिया था। वह उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनके इस प्यार और उदासी को देखते हुए नौकर ने रामलाल को सब कुछ बता दिया कि उनकी बेटी और दामाद ने, उनका तो सिर्फ नाम के लिए ही मुझे रखा गया था, बल्कि उन्हें अपने लिए ज़रूरत थी, अपने काम के लिए उन्होंने मुझे रखा था। उसे पहले ही बता दिया गया था। उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन और थोड़ा सा समय बिताना है, उसके बाद तुम्हें वही काम करना है जो हम बताएंगे। उसकी इन बातों को सुनकर रामलाल को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भी काम और वह उन लोगों के लिए ही करता था। तनख्वाह रामलाल जी ही देते थे। रामलाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे, अरे ये कैसी बेटियां हैं मेरी। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई। मेरी किसी भी बेटी को अपने पिता की कोई परवाह नहीं है, जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 ही महीने गुजारने हैं। उसके बाद तो वहाँ आना ही नहीं है जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता। इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या नहीं आए।
2 महीने तक तो अच्छे से रख नहीं सकती। अपने बाप को वह मन ही मन सोच रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं और यह सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। रामलाल जी कमरे में बैठे हुए यही सोच रहे थे। इतने में उनकी बेटी कमरे में आई और उन्होंने अपने पिताजी को तैयार होने के लिए कहा। रामलाल जी ने पूछा कि कहाँ जाना है। तब बेटी ने कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। रामलाल जी थोड़ी देर सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना होगा, पर कुछ सोचकर तैयार हो गए। सभी लोग उन्हें बिना बताए एक कार के शोरूम में घुस गए और अंदर जाते ही बेटी ने रामलाल जी को बताया कि हम लोग यहाँ कार खरीदने के लिए आए हैं। रामलाल जी और सभी अंदर आकर कार पसंद करने लगे। बेटी के पति ने उनका बेटा कार पसंद कर रहे थे। तभी बेटी ने रामलाल जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। रामलाल जी उसकी बात को समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। रामलाल जी उसे हैरानी से देखने लगे। बेटी ने अपने पापा को बोला कि पापा, कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं ना, क्या आप हमें एक कार तक नहीं दिलवा सकते। रामलाल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे। भी बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल आए। रामलाल जी के बाहर आते ही बेटी भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास ही आ गई और उनके तरह तरह के बहाने देकर उनके कार के चेक पर साइन करवा लिए। रामलाल जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। बेटी तो अपनी दूसरी बहनों से भी ज़्यादा चालाक निकली। वह तो रामलाल जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा ली और यह बात जब दूसरी बहनों को पता चली कि तीसरे नंबर वाली बहन ने तो सीधा कार ही रामलाल जी से ले ली है, तो उन सभी उन्हें अपने अपने तरीके से कोसने लगी, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज़्यादा चाहिए था। अब तक रामलाल जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज़ रोज़ के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से ऊब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल, कुछ दिन और अपना बुढ़ापा सुख चैन और आराम के साथ गुजार सकें, क्योंकि वो अनपढ़ तो थे नहीं। जहां पर ना किसी की चिक चिक हो, ना ही किसी की कोई चालबाजियां हों। वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना गांव का वर्षों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वह तो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गए थे और उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी बेटियों को कोई लेना देना नहीं था। वह सब तो इस फिराक में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरीके से अपने बाप को लूट सकें। रामलाल जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। उन्होंने फ़ोन पर अपने दोस्त को अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया। तब उनके दोस्त ने उन्हें वृद्ध आश्रम में जाकर रहने की सलाह दी और कहा कि वहाँ तुम्हारे दिन सुकून से बीत जाएंगे। रामलाल को अपने दोस्त की वृद्धाश्रम जाने वाली बात अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उसकी ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे के बचे हुए दिन तो मेरे सही से गुजर जाएंगे। मेरे जैसे ही न जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, दुख सुख बांटने वाला कोई तो होगा। रामलाल जी ने अब सभी की तरफ से अपने मन में लगाव ख़त्म कर दिया था। ना ही वे अपनी बेटियों से और ना ही उनके बच्चों से कोई जुड़ाव कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाने का अपना पक्का मन बना लिया था। बस वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। अपने बड़े भाई श्यामलाल जी से वो बहुत प्यार करते थे। वह उनकी बहुत इज्जत और सम्मान भी करते थे, इसीलिए वो वृद्धाश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। रामलाल की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनी थी। इसी वजह से वे दोनों भाई आपस में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दोनों भाइयों में ना मिलने से आपस में दोनों में ज़रा भी प्यार कम हुआ हो। रामलाल जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे कि कैसे वो और उनके बड़े भाई श्यामलाल जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज़ रोज़ की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही सही समझा, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपनी भावनाओं को रोककर उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया। जैसे ही उनके बड़े भाई श्यामलाल ने उनके फ़ोन आने की खबर सुनी,
तो वह बहुत खुश हुए। उनके लिए यह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता था जब दोनों भाइयों की आपस में बात होती थी और बात करते हुए दोनों भाइयों के गले भर जाते थे। वे दोनों भाई जल्दी से जल्दी मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते थे। रामलाल जी के फ़ोन करते ही श्यामलाल जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने आने के लिए बुलाने का कहते हैं। उनकी यह बात सुनते ही रामलाल जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं में तब्दील हो जाती है। रामलाल जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं और फ़ोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने का समय तय करते हैं। श्यामलाल जी अपने बेटों और अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते थे। उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे, बड़े बेटे की 2 बेटियां, छोटे बेटे और उसकी पत्नी और उनके 1 बेटा, वो सभी मिलजुल कर रहते थे। रामलाल जी के 2 दिन बाद आकर मिलने की बात को वह अपने घर के सभी सदस्यों को बताते हैं। वे सब इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और उनके मन ही मन स्वागत की तैयारी करने लगते हैं और उनसे आ जाने से इतने खुशी महसूस करते हैं कि जिसे कोई बयान नहीं किया जा सकता। आज उनके आने का दिन था। उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए गए, रहने के लिए कमरा तैयार किया गया। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि छोटे दादाजी से मिलने को वो इसलिए बेताब थे। वो उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी उन्हें बहुत सारी चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लाकर दिया करते थे। रामलाल जी की गाड़ी आने का समय हो गया था। वह कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर भी पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान से स्वागत किया गया। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग गए। दोनों बहुएं, दोनों बेटे, उनके बच्चे उन्हें यह एहसास ही नहीं होने दे रहे थे। वह सभी लोग उनसे जो कई साल बाद मिल रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। रामलाल जी भी उनसे प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो गए थे। रामलाल जी को उनके प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वह इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी बस 1-2 बार फ़ोन पर ही बात हुई होगी या कभी बच्चों की शादियों तक ही व्यवहार निभाया था। रामलाल जी की पत्नी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था और रामलाल जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने वापस जाने की बात उठाई। उनके वापस जाने की बात सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उनके साथ रहने की कसम दिलवाई, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सबसे कई सालों बाद मिले थे। रामलाल जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन उनके साथ बिताने के लिए मान गए। उसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया, बहुत सारी बातें की, एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया गया। रात होते होते दोनों भाई एक ही साथ एक ही कमरे में सोए। तभी रामलाल जी ने जो उसके भाई की उदासी का कारण पूछा, तो रामलाल जी उनकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। वो मन में सोचने लगे कि उन्होंने तो किसी तरह की कोई बात की ही नहीं है, तो फिर बड़े भाई को कैसे पता लगा। लेकिन ये खून के रिश्ते होते हैं, इनसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाई जा सकती। तब उन्होंने रामलाल जी को आवाज़ लगाते हुए, अपने हाथ हिलाते हुए कहा। उनके ऐसा करने से रामलाल जी की चेतना लौट आई। तब रामलाल जी ने अपने भाई को जो भी उनके साथ हुआ था वो सब बताया, लेकिन उन्होंने पहले पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं परेशान हूँ। तब श्यामलाल ने कहा कि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, और दूसरी बात, कोई भी अपने बूढ़े बाप को इतनी दूर अकेले सफ़र में नहीं भेजता। तुझे अकेला देखकर ही मैं समझ गया था कि कोई ऐसी बात है, और बाकी तेरा चेहरा बता रहा है। तभी रामलाल जी अपने भाई को ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू किया कि कैसे उनकी सारी बेटियों ने उन्हें की नहीं बल्कि उनके पैसों की ज़रूरत है। रामलाल जी अपनी एक एक बेटी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को विस्तार पूर्वक अपने भाई को और भाभी को बताते हैं। यह सब बताते हुए उनकी आंखें बार बार नम हो जाती और वो उन्हें पोंछ लेते।
तब उनके भाई और उनकी पत्नी को बताई हुई सारी बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन यह सोचना भी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह के व्यवहार करने के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं कि बेटियां तो अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। जब रामलाल जी ने अपने वृद्ध आश्रम में रहने की बात अपने भाई को बताई और उन्होंने यह सुना, तो रामलाल जी के भाई श्यामलाल जी कहने लगे कि भाई, तू ऐसे अकेला कहाँ जाएगा। और यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। श्यामलाल जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि रामलाल, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा और अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। रामलाल जी उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान ना हो। जितने समय मैं आपके साथ रहा, ये मेरा बहुत अच्छा समय निकला। तब श्यामलाल जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कहा, तुम मेरे ऊपर बोझ हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। रामलाल जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली हुई और मन ही मन वह सोचने लगी, शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन रामलाल जी की कही गई सारी बातों को श्यामलाल जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय रामलाल जी अपने कामों में व्यस्त थे। तब रामलाल जी के जो भाई श्यामलाल जी सभी को यह बता रहे थे, तो रामलाल जी की सारी बातें उनकी गैर हाजिरी में यह सब बातें करना चाहते थे, जिससे कि रामलाल जी को अपना अपमान महसूस ना हो। घर के सभी लोगों ने जो श्यामलाल जी की सारी बातें सुनी, तो उन्होंने रामलाल जी को खुशी खुशी अपनाने की बात कही। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। और रही सारी बात बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उनकी कितनी पेंशन है या उनका बैंक बैलेंस कितना है, उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब रामलाल जी को अपनाना चाहते थे, ना कि उनकी हर महीने आने वाली पेंशन को। अब श्यामलाल जी की कही सारी बातें उनके परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति जाहिर किए खुशी खुशी मान ली। ये उनके दिए हुए संस्कार ही थे और उन्हें अपने बच्चों पर इस बात के लिए गर्व था। उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी उनकी बात का समर्थन करने लगे। साथ में ही उनकी बहुओं ने भी रामलाल जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे और उनकी पत्नी ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। रामलाल जी के बड़े भाई श्यामलाल जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, बस वह सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे, एक आम आदमी की तरह से ही। जो श्यामलाल जी का घर था, जिसमें सिर्फ इतनी जगह थी कि उसमें सभी के पास अपना एक एक कमरा था, पर इतना बड़ा घर नहीं था कि वे उन्हें अलग से कमरा दे सकें। इसी वजह से श्यामलाल जी बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे रामलाल जी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे यह बात रामलाल जी को पता चली, उन्होंने अब उस बड़े बेटे को ऐसा करने से मना कर दिया। अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में चारपाई पर सोना उन्हें उचित लगा। रामलाल जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी बड़े कमरे की। और इस घर में ना तो कोई अलग से कमरा था और ना ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब रामलाल जी के सामने था, पर रामलाल जी ने इस घर में प्यार में कोई कमी महसूस नहीं की थी, ना ही इज्जत और सम्मान में। साथ साथ ही सभी बड़े और बच्चों के प्रति प्यार था। वे सब बिना किसी स्वार्थ के अब रामलाल जी के बड़े भाई श्यामलाल जी के घर रामलाल जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं बाहर जाता, उनसे पूछ कर जाता, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता देना। रामलाल जी को अब इन सभी ने अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। अब उनका मन इन सब को छोड़कर कहीं जाने का नहीं करता था, लेकिन उन्हें अब बस यह डर सताता था, आखिर वह कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बस यह सोचकर तसल्ली करते थे कि जितने भी दिन यहाँ हैं तो खुश होकर अपने दिन काटें। श्यामलाल जी के घर में सुविधाओं की कमी थी, पर कभी भी किसी ने उन्हें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी। सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े हों,
सभी उनकी सेवा में हाजिर रहते, उनका बहुत ध्यान रखते थे। श्यामलाल जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद भी कभी किसी ने रामलाल जी से एक भी पैसा खर्च करने को नहीं कहा था। रामलाल जी जो आप पैसे देने की बात करते तो घर के सब लोग उनसे नाराज़ हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का हिस्सा थे। रामलाल जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। किसी ने भी अभी तक उनसे ना ही कोई पैसा खर्च करवाया था और ना ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान और प्यार और अपनापन मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ और शर्त के। रामलाल जी अपने कमरे में बैठे हुए सोच रहे थे, इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच नोच कर खा गए होते। रामलाल जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फ़ोन करती, लेकिन रामलाल जी को अच्छे से मालूम था कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही, उन्हें तो अपने पैसों की याद आ रही है जो बिना कुछ किए उन्हें मिल रही थी। रामलाल जी की यह सारी बातें अपने मन में बैठे बैठे सोच ही रहे थे और यह सब बातें याद करके रामलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल जी कमरे में बैठे हुए यही बात सोच रहे थे कि इतने में उनका भाई श्यामलाल कमरे में आ गया। उन्हें देखकर रामलाल जी तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे छुपाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। श्यामलाल जी ने उन्हें रोता हुआ देखकर घबराकर पूछा कि भाई क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या, कोई बात हुई क्या? तब उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं भाई, कोई बात नहीं हुई। उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है या किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो वे दोनों आपस में बैठकर फिर बातें करते हुए हंसने लगे। कहने लगे, अरे भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर तो सभी लोग मुझे वो प्यार और वो खुशी दे रहे हैं जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। समय पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर, दवाई समय पर, ना जाने क्या क्या, और तो इस बात का ख्याल भी हर कोई रखता है कि मुझे कब क्या चाहिए। कई बार मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बातें तो मैं कब की अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी के फैसलों में मेरी राय लेना, पर मुझे इस घर में वह हक भी मिला है मैं अपनी राय दूँ। यह सब मेरे लिए किसी सपने की तरह लग रहा है। रामलाल जी कहने लगे, मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी ज़िंदगी से हार गया था, लेकिन भाई यहाँ पर सभी के साथ मुझे जीने की उम्मीद दोबारा से जागने लगी है। पर अब मुझे इन सब से डर लगने लगा है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं बाकी के दिन कैसे काटूंगा, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता। रामलाल जी यह सब कहने के बाद उनके भाई श्यामलाल जी ने कहा, अच्छा, तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब यहीं दोनों भाई एक साथ मरते दम तक इसी घर में साथ रहेंगे। अब तुम इस घर का हिस्सा हो, अगर इस घर से किसी को जाना ही पड़ेगा तो तुम नहीं, मैं जाऊंगा। इतनी बात सुनकर वे दोनों आपस में गले मिलकर और उनकी दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पाए। रामलाल जी ने अपने भाई से कहा, भाई, जिंदगी का क्या है, क्या क्या रंग दिखाती है। बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वही मेरी लड़कियां आज जो मेरे लिए पराई हो गई हैं और मैंने जिनसे कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ़ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वे बच्चे बहुएं आज मुझे इतने अपनेपन से अपना रहे हैं कि मुझे अलग नहीं होने दे रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, आज ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, वहीं लड़कियां भी पीछे नहीं रहती। माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत प्यारी है उन्हें। सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है। भाई साहब, जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वही लड़के उनका ख्याल रखते हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं ही करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ पर भी मैं किसी बात नहीं करता, पर अब घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। रामलाल जी बोले, यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी हर किसी चीज़ में एक समान है, पर चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के, जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो लड़कियाँ भी बुरी हैं, और जहाँ बहुएं बुरी हैं वहाँ दामाद भी बुरे हैं। इस सब बात को करते हुए उनका काफ़ी समय गुजर गया।
लेकिन एक दिन अचानक से रामलाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी किसी प्रकार से कोई कमी उनके बड़े भाई ने नहीं होने दी और उन्हें कहीं नहीं जाने दिया, ना ही किसी वृद्धाश्रम में। लेकिन भगवान के यहाँ जाने से वो उन्हें नहीं रोक पाए। उन्हें गुजरे हुए काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। वो अपने भाई के साथ ही मरते दम तक रहे और बहुत खुशी खुशी रहे। आखिर के दिन उनके बहुत ही खुश नुमा ज़िंदगी के रूप में गुजरे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करें। धन्यवाद।